हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। जैसा कि आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो आपका टेस्ट होगा, उसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ही रूप में आपका टेस्ट ऑनलाइन होगा। तो इन क्वेश्चंस की तैयारी आप कर लेंगे। मैं लेसन वाइज ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस को सेंड करता रहूँगा और इन्हें आप पढ़ते रहेंगे। तो यहाँ मैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, मोड को अधिकतर एम्पलीफायर में प्रयोग किया जाता है। तो अर्थात किस मोड को एम्पलीफायर में अधिकतर उपयोग किया जाता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हमारा कॉमन बेस, दूसरा ऑप्शन है हमारा कॉमन कलेक्टर, तीसरा ऑप्शन है हमारा कॉमन एमीटर और चौथा ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो इस तरीके से आपके लिए 4 ऑप्शंस दिए होंगे, जिनमें से आपको एक सही ऑप्शंस पर टिक लगाना है। तो इस तरीके से जैसा कि हम जानते हैं कि जो मोड है जिसको हम अधिकतर एम्पलीफायर में यूज करते हैं वो है हमारा कॉमन एमीटर मोड। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कॉमन एमीटर मोड पर टिक लगा देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, अल्फ़ा का मान होता है। तो इस तरीके से जो अल्फ़ा का मान होता है वो, उसका पहला ऑप्शन है 1 से अधिक होता है, दूसरा ऑप्शन है 1 से कम होता है, तीसरा ऑप्शन है 50 से अधिक होता है और चौथा ऑप्शन है 1। तो इस तरीके से जो हमारा ये अल्फ़ा होता है ये हमारा करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है और अल्फ़ा इक्वल टू डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE होता है। इसका मान, अगर हम इसके ऑप्शंस की बात करें तो इसका मान 1 से कम होता है, अर्थात इसका मान लगभग 0.98 होता है। तो इस तरीके से यदि अगर हमारा ऑप्शन 0.98 दिया जाएगा तो वो हमारा ऑप्शन सही होगा, या फिर हम 1 से कम वाला ऑप्शन सही करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सबसे कम व सबसे अधिक डोपिंग क्रमशः होती है। अर्थात किस में सबसे कम और किस में सबसे अधिक डोपिंग लाइन से होती है। अर्थात अगर हम बात करें तो कलेक्टर में पहला ऑप्शन दिया है कि कलेक्टर में कम और बेस में अधिक डोपिंग होती है, दूसरा ऑप्शन दिया है कि बेस में कम होती है और एमीटर में अधिक डोपिंग होती है, तीसरा ऑप्शन दिया है हमें यहाँ पे कि एमीटर में कम डोपिंग और बेस में अधिक डोपिंग होती है, चौथा ऑप्शन है हमारा एमीटर में कम, सबसे कम और कलेक्टर में सबसे अधिक डोपिंग होती है। तो इस तरीके से जो हमारा ट्रांजिस्टर रहता है तो उसमें हमारे PNP रहता है, अर्थात एमीटर, बेस और कलेक्टर रहता है। तो इस तरीके से जो हमारा रहता है तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा एमीटर रहता है इसमें हम डोपिंग सबसे ज़्यादा करते हैं और उसके बाद कलेक्टर में, और सबसे कम डोपिंग किस में करते हैं, बेस में करते हैं। तो इस तरीके से हमारा अगर ऑप्शन को हम देखेंगे तो हमारे जो बेस रहता है इसमें सबसे कम डोपिंग रहती है और एमीटर में क्या है, हमारी सबसे ज़्यादा डोपिंग रहती है, जबकि हमारा जो कलेक्टर रहता है उसमें क्या रहती है, हमारी डोपिंग मीडियम लेवल की रहती है। अर्थात जो हमारा एमीटर है इसमें डोपिंग सबसे ज़्यादा, बेस में सबसे कम और कलेक्टर में बीच की रहती है। तो अर्थात अगर इनको शो करें तो सबसे ज़्यादा हो गई हमारी डोपिंग एमीटर में और उससे कम कलेक्टर में और उससे कम बेस में। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन B सही होगा कि बेस में सबसे कम होती है और सबसे अधिक किस में होती है, एमीटर में, जैसा कि हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारा सबसे कम और सबसे अधिक डोपिंग के ऊपर क्वेश्चन था। तो इसमें आप भी जो भी ऑप्शन सही रहेगा उसे आप एक टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 4th, जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन दिया है NPN ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो करती है। अब जो NPN ट्रांजिस्टर रहता है हमारा, उसमें करंट का फ्लो किसके कारण होता है, होल्स के कारण, इलेक्ट्रॉन्स के कारण, इलेक्ट्रॉन व होल्स के कारण, या फिर अशुद्धि आयनों के कारण। तो जो हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं NPN का, वो कॉम्बिनेशन ही इसलिए बनाते हैं कि जिससे कि हमारे इलेक्ट्रॉन और होल्स
दोनों हमारे करंट फ्लो में सहायता कर सके। अर्थात दोनों जो करंट फ्लो होती है वो किससे होती है, दोनों के प्रोसेस से ही होती है। अगर सिर्फ होल्स रखे जाएं तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स रखे जाएं तब भी कोई करंट नहीं फ्लो होगी, या सिर्फ अशुद्धि आयन्स ही रखे जाएं तब भी करंट का फ्लो नहीं होगा। तो जो करंट का फ्लो होने के लिए आवश्यक है वो हमारे इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों का होना आवश्यक है। तो इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन सी है फोर्थ का, इलेक्ट्रॉन्स व होल्स के कारण हमारे NPN ट्रांजिस्टर में करंट का फ्लो होता है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 5। तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि एम्पलीफायरों में ट्रांजिस्टर के क्रमशः कलेक्टर और एमीटर जंक्शन की बाइसिंग रखी जाती है। अर्थात जो हमारा ट्रांजिस्टर रहता है, जो एम्पलीफायर रहते हैं उनमें जो ट्रांजिस्टर रहते हैं उनकी बाइसिंग हम किस क्रम में करते हैं। अर्थात जो हमारा कलेक्टर रहता है और जो एमीटर रहता है इनकी बाइसिंग को हम किस क्रम में रखते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज, अर्थात कलेक्टर को हम फॉरवर्ड कर दें और एमीटर को रिवर्स कर दें। या दूसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ पे कि रिवर्स वाइज फॉरवर्ड वाइज, अर्थात कलेक्टर को रिवर्स वाइज कर दें और एमीटर को फॉरवर्ड वाइज कर दें। तीसरा है फॉरवर्ड वाइज, अर्थात दोनों को हम क्या कर दें, फॉरवर्ड वाइज में कर दें। तो चौथा ऑप्शन है हमारा रिवर्स वाइज और रिवर्स वाइज, अर्थात हम क्या करें, चौथा ऑप्शन में हमारा दे रहा है कि हम कलेक्टर को भी रिवर्स वाइज कर दें और एमीटर को भी रिवर्स वाइज कर दें। तो इस तरीके से ये हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं। अब इनमें से हमारा सही ऑप्शन क्या होगा। तो जो हमारे ट्रांजिस्टर रहते हैं इनमें जो कलेक्टर और एमीटर के जंक्शन की बाइसिंग रखी जाती है, तो उन बाइसिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमारा कलेक्टर होता है उसकी बाइसिंग हम रिवर्स वाइज में करते हैं और जो हमारा एमीटर होता है उसकी बाइसिंग हम किस में करते हैं, फॉरवर्ड वाइज में। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। अर्थात जो हमारे एम्पलीफायर रहते हैं उनके ट्रांजिस्टर के कलेक्टर और एमीटर की जो बाइसिंग है हम कलेक्टर को रिवर्स वाइज में और एमीटर को फॉरवर्ड वाइज में करके करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में कांस्टेंट रखी जाती हैं। तो जो हमारी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं, हमने पीछे पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में कि जो हमारी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं उनमें हम किसको कांस्टेंट रखते हैं। अर्थात पहला ऑप्शन है हमारा आउटपुट वोल्टेज, दूसरा ऑप्शन है आउटपुट करंट, तीसरा ऑप्शन है इनपुट वोल्टेज और चौथा ऑप्शन है इनपुट करंट। तो हमें यहाँ पे इस तरीके के चारों ऑप्शंस हैं। अब हमें इनमें बताना है कि हम किस को कांस्टेंट रखेंगे, अर्थात आउटपुट वोल्टेज को या आउटपुट करंट को या इनपुट करंट को या इनपुट वोल्टेज को। तो इस तरीके से हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि जो हमारी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, इनपुट वोल्टेज और सूक्ष्म इनपुट करंट का अनुपात को लेते हैं और जो हमारा आउटपुट करंट रहता है, मतलब नहीं आउटपुट वोल्टेज रहता है, तो उस आउटपुट वोल्टेज को हम क्या कर देते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या होगा, 6 का ए। हम क्या करेंगे, आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रख देंगे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि अल्फ़ा का मान 0.95 हो तो बीटा का मान होगा। तो यहाँ हमारा पहला ऑप्शन है 0.01, दूसरा ऑप्शन है 19, थर्ड ऑप्शन है 99 और फोर्थ ऑप्शन है 49। तो इन चारों ऑप्शंस में से हमें बताना है कि अगर अल्फ़ा का मान 0.95 है तो बीटा का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा बीटा होता है, बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा की जगह वैल्यूज़ रख देंगे। क्या वैल्यू रखनी है हमें, अल्फ़ा की जगह 0.95। तो हमने रख दी वैल्यू 0.95 अपॉन 1 माइनस 0.95। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 19। तो इस तरीके से यदि अल्फ़ा की वैल्यू दी है तो हम बीटा की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं और बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी,
19। अगर हम इसी तरीके से बीटा की वैल्यू अगर दी है और हमें अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे अल्फ़ा इजकल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो इस तरीके से इसे हम सॉल्व करें तो अगर बीटा की वैल्यू 19 है तो उसे 19 से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 19 अपॉन 1 प्लस 19 अर्थात 19 अपॉन 20 और आंसर क्या आ जाएगा 0.95। तो इस तरीके से हम इन फॉर्मूलों की सहायता से क्या है अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एमीटर फॉलोअर का वोल्टेज गेन होता है। तो जो हमारा एमीटर फॉलोअर रहता है उसका वोल्टेज गेन कितना होता है। पहला ऑप्शन है 1 से कम, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है 1 से अधिक और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो हमारा एमीटर फॉलोअर का वोल्टेज गेन रहता है वो हमारा 1 से कम होता है। तो इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन सही है वो हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन ए। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 9, जिसमें कह रहा है कि हमारा कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दी है 0.98। यदि आई वी इक्वल टू 0.2 मिली एम्पियर है तो हमें क्या करना है डेल्टा आई सी का मान ज्ञात करना है। तो इस तरीके से हम लोग जानते हैं कि हमारे पास वैल्यूज़ काय की हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यूज़ हैं अल्फ़ा की और आई बीटा की। हमें क्या निकालना है डेल्टा आई सी निकालना है। तो जो डेल्टा आई सी है वो होता है हमारा डेल्टा आई सी इजकल टू बीटा इंटू डेल्टा आई बी। अब डेल्टा आई सी निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, हमें बीटा निकालना पड़ेगा। और बीटा बराबर क्या होता है, बीटा इजकल टू एल्फ़ा अपॉन 1 माइनस एल्फ़ा। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने पे अल्फ़ा की वैल्यूज़ रखेंगे तो वैल्यूज़ होंगी 0.98 अपॉन 1 माइनस 0.98। तो इस तरीके से जो बीटा आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा 49। अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में बीटा की वैल्यू रख देंगे। तो बीटा की वैल्यू आ गई हमारी 49। ये हो गया हमारा डेल्टा आई बी। तो 49 इंटू डेल्टा आई बी हमारा कितना है 0.3 मिली एम्पियर। तो हम 49 की क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर है वो हमारा आंसर आ जाएगा और हमारा आंसर आएगा 9.8 मिली एम्पियर। तो इस तरीके से जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन रहता है उसमें हमारी अल्फ़ा की वैल्यू दी है, हमें आई बी की वैल्यू दी है, आई सी की निकालनी है। तो आई सी की निकालने के लिए हमें बीटा पता होना चाहिए। तो हम पहले बीटा निकालेंगे और बीटा निकाल कर हम डेल्टा आई सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरीके से जो ये हमारे 4 ऑप्शन है उसमें हमारा 9.8 मिली एम्पियर ऑप्शन करेक्ट होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा बीजेटी डिवाइस है, अर्थात जो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है ये डिवाइस है। अब इसके ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं जिनसे हमें छांटना है कि ये किस तरीके की डिवाइस है। तो जो पहला ऑप्शन है इसमें पहला ऑप्शन दिया है करंट कंट्रोल्ड बाईपोलर, दूसरा दिया है करंट कंट्रोल्ड यूनिपोलर, तीसरा दिया है वोल्टेज कंट्रोल्ड यूनिपोलर और चौथा दिया है कोई नहीं। तो इस तरीके से ये हमारे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो जो हमारी बीजेटी रहती है वो क्या रहती है, हमारी करंट कंट्रोल्ड रहती है और बाईपोलर डिवाइस रहती है। अर्थात जो हमारे पोल्स रहते हैं उसमें कितने रहते हैं, 2 पोल्स रहते हैं हमारे, एक पोल इधर होता है एक पोल इधर हो जाता है। तो इस तरीके से जो ये हमारे बाईपोलर और करंट कंट्रोल डिवाइस होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 एमीटर फॉलोअर का प्रयोग होता है। तो जो हमारा एमीटर फॉलोअर सर्किट रहता है उसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। तो पहला हो गया वोल्टेज गेन के लिए, दूसरा ऑप्शन दिया है ऑस्किलेटर में, तीसरा ऑप्शन दिया है रेक्टिफायर में, चौथा ऑप्शन दिया है इम्पीडेंस मैचिंग के लिए।
तो इस तरीके से हमारे ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो जो हमारा एमीटर फॉलोअर का यूज होता है वो हमारा काय के लिए होता है, इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। तो इस तरीके से हमारा यह ऑप्शन सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो कह रहा है कि एमीटर के लिए ट्रांजिस्टर होना चाहिए, अर्थात जो हम एमीटर यूज कर रहे हैं उसके लिए जो ट्रांजिस्टर है वो किस प्रकार का होना चाहिए या किस रीजन में होना चाहिए, किस मोड में होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन दिया है कट ऑफ रीजन में, दूसरा ऑप्शन दिया है सैचुरेशन रीजन में, तीसरा ऑप्शन दिया है एक्टिव रीजन में और चौथा ऑप्शन दिया है इनवर्स मोड में। तो जो हम ट्रांजिस्टर का यूज कर रहे हैं वो एम्पलीफायर के लिए, तो उस समय वो एम्पलीफायर का यूज करते समय किस रीजन में होना चाहिए। तो इस तरीके से जो हमारा एम्पलीफायर है वो, जो ट्रांजिस्टर है वो क्या है, वो हमारे एक्टिव रीजन में होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। तो इस तरीके से ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर में क्रमशः जंक्शन व टर्मिनल होते हैं। तो जो हमारा ट्रांजिस्टर रहता है उसमें कितने जंक्शन होते हैं और कितने टर्मिनल होते हैं। यहाँ आपका ऑप्शन दिया गया पहला 3,2, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 2,2, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 3,3 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 2,3। तो इस तरीके से आपका कोई ट्रांजिस्टर है जिसमें आपकी क्या है 3 लेयर्स हैं। तो इसमें आपके कोई भी हो सकता है, NPN हो सकता है या PNP हो सकता है। तो इस तरीके से इसमें जो हमारे टर्मिनल्स रहेंगे वो कितने रहेंगे और ये हमारे जंक्शंस कितने रहेंगे, इस तरीके से इनकी बात कर रहे हैं। तो जो हमारा कोई भी ट्रांजिस्टर रह रहा है तो उसमें क्या है, हमारे कितने जंक्शन और कितने टर्मिनल्स होंगे। तो इस तरीके से जो हमारा ट्रांजिस्टर रह रहा है उसमें हमारे कितने 2 जंक्शन और 3 टर्मिनल्स होते हैं। जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं कि जो हमारा ये अगर कोई ट्रांजिस्टर है जिसमें क्या है 3 लेयर्स होती हैं, ये PNP या NPN कुछ भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से ये हमारा एमीटर टर्मिनल रहता है, ये हमारा बेस टर्मिनल हो जाता है और ये हमारा कलेक्टर टर्मिनल हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास 3 टर्मिनल्स हो जाते हैं और 2 जंक्शंस हो जाते हैं। ये हमारे क्या है जंक्शन J1, ये हमारा जंक्शन J2। तो इस तरीके से हम जंक्शंस की बात करें तो 2 जंक्शन हैं और टर्मिनल की बात करें तो 3 टर्मिनल हैं। तो इस तरीके से जो हमारा ये क्वेश्चन रहा है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। तो इस तरीके से ये ऑप्शन हमारा सही है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अल्फ़ा का मान होता है। तो हमने अभी पीछे क्वेश्चंस करे थे जिनमें हमने अल्फ़ास की वैल्यूज़ देखी थी। हमें ऑप्शन दिया है बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, बीटा प्लस 1 अपॉन 1 बीटा, 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा और 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा। तो इस तरीके के 4 ऑप्शंस हमारे लिए दिए गए हैं। जबकि जो हमने क्वेश्चन किया था पीछे, तो पीछे हमने क्या है अल्फ़ा और बीटा का रिलेशन को यूज किया था। तो जो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट नहीं है, ऑप्शन बी भी हमारा क्या है करेक्ट नहीं है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ये हमारा सही है। ऐसे ही अगर हम बीटा के कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें क्या होगा, बीटा की वैल्यू पूछ ली जाएगी। तो बीटा की वैल्यू क्या होती है, बीटा इजकल टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि जो हमारा अगर हम बीटा निकाल रहे हैं तो बीटा में क्या होगा अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। जबकि अगर हम अल्फ़ा निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा। सिर्फ यहाँ पे साइन का अंतर आएगा और अल्फ़ा की जगह बीटा का अंतर आएगा। तो इस तरीके से इसे याद रखने में आसानी होगी। तो ये हमारा 14th क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं 15th क्वेश्चन की। तो 15 क्वेश्चन है हमारा थर्मल रनअवे का कारण होता है। तो जो हमारा थर्मल रनअवे है उसका क्या कारण है। पहला ऑप्शन है अधिक वोल्टेज, दूसरा ऑप्शन है अधिक डोपिंग, तीसरा ऑप्शन है अधिक टेम्परेचर, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इस तरीके से इन चारों में से हमें थर्मल रनअवे का कारण बताना है। तो जो थर्मल रनअवे है वो अधिक टेम्परेचर के कारण होती है। तो इसका जो ऑप्शन हमारा सी टिक करेंगे, ये हमारा सही ऑप्शन है। इस तरीके से जैसे जैसे हमारा जो
करंट का फ्लो होता है, तो करंट के फ्लो में जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता है, तो टेम्परेचर हाई होने से क्या है कि जो हमारे कैरियर्स रहते हैं, चार्ज कैरियर्स रहते हैं, उनका क्या है बॉन्ड्स टूटने लगते हैं। उनके बॉन्ड टूटने से क्या होता है कि बहुत सारे चार्ज कैरियर्स उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस तरीके से जब बहुत सारे चार्ज कैरियर्स उत्पन्न हो जाते हैं तो क्या होता है, थर्मल रनअवे हो जाता है। अब हम बात करेंगे 16th क्वेश्चन की। तो 16th क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इसमें है IC इक्वल टू अल्फ़ा IE प्लस ब्लैंक, अर्थात ये फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले को पूरा करना है कि जो ये ब्लैंक है इसमें क्या आएगा। पहला ऑप्शन दिया है IC EO, दूसरा ऑप्शन दिया है IB, तीसरा ऑप्शन दिया है IC BO और चौथा ऑप्शन दिया है बीटा IB। तो इनमें से ऑप्शंस को हमें सही ऑप्शन को टिक करना है। तो जैसा कि इस फॉर्मूले को आप लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, तो जो हमारा ऑप्शन सी है क्या है IC BO, ये सही होगा, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है IC इक्वल टू अल्फ़ा IE प्लस IC BO। तो ये ऑप्शन हमारा रहता है, तो हमारा ऑप्शन सी टिक होगा और ये सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि ट्रांजिस्टर में विभिन्न करंट का समीकरण होता है। तो जो ट्रांजिस्टर में करंट्स रहती हैं, हमारी एमीटर करंट हो गई, कलेक्टर करंट हो गई और बेस करंट हो गई, तो इनमें क्या रिलेशन होता है या इनमें क्या समीकरण होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है IC इक्वल टू IE प्लस IB, दूसरा ऑप्शन दिया है IE इक्वल टू IC प्लस IB, तीसरा ऑप्शन दिया है IB इक्वल टू IC प्लस IE और चौथा ऑप्शन दिया है IE इक्वल टू IC माइनस IB। तो इस तरीके से ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं, इनमें हमें सही ऑप्शंस पर टिक करना है। तो जो हमारा करंट रहता है, कलेक्टर करंट, एमीटर करंट और बेस करंट, इनमें एक रिलेशन होता है। तो वो रिलेशन क्या होता है, I एमीटर करंट इज इक्वल टू I बेस करंट प्लस I कलेक्टर करंट। तो इस तरीके से ये रिलेशन होता है। तो इस रिलेशन के हिसाब से हमारा जो ऑप्शन बी है वो हमारा सही है, I इक्वल टू IC प्लस IB। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18, जिसमें दिया हुआ है ट्रांजिस्टर का वह एलिमेंट जिसका साइज़ सबसे बड़ा होता है, अर्थात जो ट्रांजिस्टर है उसके उस एलिमेंट को बताना है जिसका साइज़ सबसे बड़ा होता है। हमारे पास ऑप्शन दिए हैं बेस, एमीटर, कलेक्टर और चौथा ऑप्शन है कलेक्टर बेस जंक्शन। तो इस तरीके से हमारे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो हमारा ट्रांजिस्टर रहता है उसमें हमारा जो साइज़ रहता है, सबसे छोटा साइज़ हमारा बेस का होता है, उससे बड़ा साइज़ हमारा एमीटर का होता है और सबसे बड़ा साइज़ हमारा कलेक्टर का होता है, क्योंकि कलेक्टर में क्या है चार्ज कैरियर्स हमारे एमीटर से कलेक्टर में जाते हैं, तो इसलिए क्या है हमारे कलेक्टर के साइज़ को बड़ा रखा जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि जो हमारा ट्रांजिस्टर का एलिमेंट है इसमें हमारे सी एलिमेंट का साइज बड़ा रखा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ट्रांजिस्टर का इनपुट इम्पीडेंस किस कॉन्फ़िगरेशन में अधिक होता है, अर्थात जो हमारा ट्रांजिस्टर है उसका इनपुट इम्पीडेंस सबसे ज़्यादा किस कॉन्फ़िगरेशन में होता है। तो हमने 3 कॉन्फ़िगरेशंस पढ़े थे, जिसमें पहला है कॉमन एमीटर, दूसरा कॉमन कलेक्टर और तीसरा कॉमन बेस। चौथा ऑप्शन बता रहा है, कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा इनपुट इम्पीडेंस रहता है वो हमारे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में सबसे अधिक होता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा ट्रांजिस्टर का आउटपुट इम्पीडेंस किस कॉन्फ़िगरेशन में अधिक होता है, अर्थात जो हमारा इनपुट इम्पीडेंस है वो तो हमारा कॉमन कलेक्टर में अधिक होता है। अब हम बात करते हैं आउटपुट इम्पीडेंस की। तो ये आउटपुट इम्पीडेंस हमारा पहला ऑप्शन दिया है कॉमन कलेक्टर में एमीटर में होगा ज़्यादा, या कॉमन कलेक्टर में होगा, या कॉमन बेस में होगा, या फिर किसी में नहीं। तो जो हमारा
आउटपुट इम्पीडेंस रहता है वो हमारा कॉमन बेस में सबसे ज़्यादा रहता है। अर्थात इनपुट इम्पीडेंस हमारा किस में ज़्यादा रहता है, कॉमन कलेक्टर में, और आउटपुट इम्पीडेंस हमारा किस में ज़्यादा रहता है, कॉमन बेस में। तो इस तरीके से ये हमारे ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, जब ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर बढ़ता है तो बेस एमीटर रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। अर्थात पहला ऑप्शन दिया है बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन दिया है घटता है, तीसरा ऑप्शन दिया है कोई परिवर्तन नहीं होता है, और चौथा ऑप्शन दिया है कोई नहीं। तो इस तरीके से ये 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शंस में हमें सही ऑप्शन बताना है। तो जो हमारा ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर है अगर बढ़ता है तो हमारे बेस एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है। तो हमारा ऑप्शन बी क्या है, सही है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, कॉमन एमीटर मोड में इनपुट व आउटपुट के बीच फेज डिफरेंस होता है। तो जो हमारा कॉमन एमीटर मोड है उसमें इनपुट और आउटपुट के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है। तो पहला ऑप्शन है 0 डिग्री, दूसरा है 90 डिग्री, तीसरा है 180 डिग्री, चौथा है 270 डिग्री। तो इन चारों ऑप्शंस में से हमें बताना है कि किस में हमारा जो फेज डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो जो हमारा कॉमन एमीटर मोड है इसमें ट्रांजिस्टर के इनपुट और आउटपुट में 180 डिग्री पर अर्थात 180 डिग्री पर के बीच में, मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच में इतने डिग्री पर फेज डिफरेंस होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा 23, जिसमें लिखा है ट्रांजिस्टर में होते हैं, जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है उसमें होते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 1 पीएन जंक्शन, दूसरा ऑप्शन है 2 पीएन जंक्शन, तीसरा ऑप्शन है 3 पीएन जंक्शन, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है कि कितने पीएन जंक्शन होते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा 23 क्वेश्चन है, जिसका आंसर हम फिगर से देखेंगे। तो फिगर में हम देख रहे हैं कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है इसमें हमारे 3 टर्मिनल होते हैं और 2 जंक्शन होते हैं। जब 2 जंक्शन होते हैं तो 2 ही पीएन जंक्शन होंगे, या तो ये पीएनपी हो जाएंगे या ये एनपीएन हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी सही है, जिसका मतलब है 2 पीएन जंक्शन। अगला क्वेश्चन है, कॉमन बेस मोड में ट्रांजिस्टर के इनपुट और आउटपुट के बीच फेज डिफरेंस होता है। अर्थात जो हमारा कॉमन बेस मोड है इसमें ट्रांजिस्टर के इनपुट आउटपुट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है। हमारा जो कॉमन एमीटर मोड था उसमें कितना था, 180 डिग्री, और जो हमारा ये है इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 270, 180, 90 और 0 डिग्री। तो इस तरीके से जो ये हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर होगा 0 डिग्री। तो जो हमारा कॉमन बेस मोड रहता है इसमें ट्रांजिस्टर के इनपुट और आउटपुट के बीच में जो फेज डिफरेंस रहता है वो हमारा 0 डिग्री रहता है। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर में यदि ICVO 10 माइक्रो एम्पियर है और बीटा इक्वल टू 50 है, तब हमें क्या है, ICEO ज्ञात करना है। तो इस तरीके से जो हमारा 25 क्वेश्चन है इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे ICEO इक्वल टू बीटा प्लस 1 ICVO। इसे हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इसका आंसर लिखेंगे। तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर आएगा 510 माइक्रो एम्पियर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 26। इसमें दिया हुआ है लीकेज करंट ICVO और ICEO क्रमशः मोड में होती हैं। तो अर्थात जो हमारी लीकेज करंट ICVO और ICEO है ये किस मोड में होती हैं। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, जिसमें हमारा ICVO कॉमन बेस में और ICEO हमारी किस में होती है, कॉमन एमीटर मोड में होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांजिस्टर में यदि बीटा इक्वल टू 49, ICVO इक्वल टू 1 माइक्रो एम्पियर, IV इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर और IC इक्वल टू IC हमें ज्ञात करना है। तो
तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन है इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास फॉर्मूला होता है IC इक्वल टू बीटा IV प्लस बीटा प्लस 1 ICBO। तो इस तरीके से हमारे पास बीटा दिया हुआ है, ICBO दिया हुआ है, जो हमारी वैल्यूज़ यहाँ रख दी जाएंगी, और I भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम IC निकाल लेंगे। तो जो IC निकालने के बाद हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 540 माइक्रो एम्पियर। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है ICEO इज इक्वल टू क्या होता है, ICEO इज इक्वल टू क्या होगा। तो यदि हम पहला ऑप्शन हमारा क्या है 1 प्लस एल्फ़ा, पूरा ऑप्शन नहीं आ रहा है, अब आ रहा है। तो ICEO का पहला ऑप्शन दिया है 1 प्लस एल्फ़ा इंटू ICBO, दूसरा ऑप्शन दिया है ICBO अपॉन 1 माइनस एल्फ़ा, तीसरा ऑप्शन दिया है ICBO अपॉन 1 प्लस एल्फ़ा, और चौथा ऑप्शन दिया है हमारा 1 माइनस एल्फ़ा इंटू ICBO। तो इस तरीके से जो हमारा 28 है इसका आंसर होगा ICBO अपॉन 1 माइनस एल्फ़ा। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर सही है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर के लिए बीटा का मान सामान्यता होता है। तो जो हमारा ट्रांजिस्टर रहता है उसके लिए नॉर्मली जो बीटा का मान है वो क्या होता है। तो जो बीटा का मान है वो क्या है हमारा 20 से 500 के बीच में होता है। तो इसे याद रखेंगे, जो हमारा बीटा का मान है वो कितना होता है 20 से 500 के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा IV करंट होती है। तो इस तरीके से जो हमारी IV करंट है वो क्या कहलाती है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें इलेक्ट्रॉन करंट, दूसरा होल करंट, तीसरा डोनर आयन करंट, चौथा एक्सेप्टर आयन करंट। तो इस तरीके से जो ये हमारी, वैसे तो बेस करंट कहते हैं, तो ये क्या कहलाती होती है हमारी मतलब इलेक्ट्रॉन करंट होती है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है क्वेश्चन 30 का। अगला क्वेश्चन है हमारा एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस होता है। तो जो हमारा एम्पलीफायर है उसका इनपुट इम्पीडेंस होता है, क्या होता है, कम होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा एम्पलीफायर का आउटपुट इम्पीडेंस होता है, अर्थात जो हमारा आउटपुट इम्पीडेंस होता है एम्पलीफायर का वो क्या होता है। तो जो हमारा एम्पलीफायर है इसका आउटपुट इम्पीडेंस अधिक होता है और इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, कम होता है। अगला क्वेश्चन है IC इक्वल टू एल्फ़ा अपॉन 1 माइनस एल्फ़ा IV प्लस A अपॉन 1 माइनस एल्फ़ा, जहाँ A की क्या है, अर्थात ये पूछ रहा है कि इस फॉर्मूले में A की वैल्यू क्या है। तो A क्या है ICBO, तो यहाँ पर क्या आएगा ICBO। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है 34, जिसमें कह रहा है कि एक ट्रांजिस्टर कॉमन बेस मोड में कनेक्ट है और इसे कॉमन एमीटर मोड में कनेक्ट किया जाए और बायस वोल्टेज को ना बदला जाए, तो I, IC और IB के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो इसमें अगर इसको इस तरीके से कनेक्ट किया जाए तो क्या है IB, IC और IE का मान क्या है, वही रहेगा। तो जो हमारा क्वेश्चन 34 है इसका ऑप्शन C सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा 35। तो 35 का क्वेश्चन है ICEO इक्वल टू क्या होता है। तो IC इक्वल टू होता है बीटा प्लस 1 ICBO। तो इस तरीके से ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है 36, ट्रांजिस्टर को बनाने में अधिकतर प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारा ट्रांजिस्टर है इसको बनाने में हम अधिकतर क्या करते हैं, सिलिकॉन का यूज करते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर पॉइंट भी क्या है, अधिक रहता है और यह जर्मेनियम से अधिक अच्छा रहता है यूज करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 37। तो 37 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि BC 147 ट्रांजिस्टर प्रदर्शित करता है कि वह से बना है। तो जो हमारा BC है 147 ट्रांजिस्टर वो किस से बना होता है, ऐसा प्रदर्शित करता है। तो जो हमारा ट्रांजिस्टर ये किससे बना होता है, सिलिकॉन से। तो हमारा ऑप्शन C सही है। आगे हम बात करते हैं PNP ट्रांजिस्टर में करंट कैरियर होते हैं। तो जो हमारे PNP ट्रांजिस्टर है इसमें करंट कैरियर क्या होते हैं। तो जो हमारे PNP ट्रांजिस्टर है इसमें हमारे करंट कैरियर होल्स होते हैं। तो इस तरीके से 38 का हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर में डिप्लीशन लेयर होती है। तो जो हमारा ट्रांजिस्टर रहता है उसमें डिप्लीशन लेयर होती हैं,
कितनी होती हैं? 2। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर में बेस करंट एमीटर करंट का होती है, अर्थात जो हमारा बेस करंट है वो एमीटर करंट का कितने प्रतिशत होती है? तो ये कितने प्रतिशत होती है? 2%। अर्थात जो हमारी एमीटर से चार्ज कैरियर्स बेस में जाते हैं तो उसकी वजह से कितने % करंट उत्पन्न होती है? 2% करंट उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनपीएन ट्रांजिस्टर में माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, अर्थात जो हमारे माइनॉरिटी कैरियर्स हैं वो एनपीएन ट्रांजिस्टर में कौन से होते हैं? तो जो हमारे माइनॉरिटी कैरियर्स हैं वो कौन से होते हैं? होल्स होते हैं। हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एमीटर में से आने वाले कुछ मेजॉरिटी कैरियर्स हो जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं? वो बेस में रिकम्बाइन हो जाते हैं, अर्थात जब ये एमीटर से जाते हैं बेस की तरफ तो बेस में क्या है? रिकम्बाइन हो जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर में कलेक्टर की डोपिंग होती है, अर्थात जो हमारा ट्रांजिस्टर रहता है इसमें कलेक्टर की डोपिंग कैसी होती है? तो पहला ऑप्शन है इसमें बेस से अधिक और एमीटर से कम। तो जो डोपिंग का लेवल है वो हमारा क्या बता रहा है? इसमें बेस से अधिक होता है और एमीटर से कम होती है। दूसरा ऑप्शन दिया है एमीटर से अधिक होती है, और तीसरा ऑप्शन दिया है बेस से कम होती है, और चौथा ऑप्शन दिया है कोई नहीं। तो इस तरीके से जो हमारा ट्रांजिस्टर है इसमें कलेक्टर की डोपिंग बेस से तो अधिक होती है लेकिन एमीटर से क्या है? कम होती है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आखिरी, जिसमें दिया है कि मोड का वोल्टेज गेन सबसे अधिक होता है, तो किस मोड में वोल्टेज गेन हमारा सबसे अधिक होता है? तो हमारा ऑप्शन बी सही है, जिसमें दिया हुआ है कॉमन एमीटर मोड। तो जिस कॉमन एमीटर मोड में हमारा वोल्टेज गेन सबसे अधिक होता है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसी तरीके से आएंगे। थैंक यू।